हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनारियो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है अपेंडिसाइटिस। इसमें अपन अपेंडिसाइटिस के बेसिकली अपन सर्जिकल अप्रोच से इसको डिस्कस करेंगे कि अपेंडिसाइटिस को एक सर्जन कैसे डील करे और किस तरह से अपन इसमें क्या क्या वेरिएशंस देख सकते हैं। सबसे पहले अपन थोड़ी सी इसका एनाटमी और इसकी जो लोकेशन है उसका आइडिया ले लेते हैं। तो जो पोजीशन होती है अपेंडिक्स की वो बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सा सिनारियो है। इसमें इसके मल्टीपल लोकेशन हो सकते हैं, बट ये फॉर श्योर है कि एक पेशेंट में, एक ह्यूमन बीइंग में वो एक लोकेशन होगी, बट थ्रू आउट द पॉपुलेशन अलग-अलग इंडिविजुअल्स में अलग-अलग लोकेशन होती है। जिसमें जो सबसे कॉमन है उसको अपन बोलते हैं रेट्रोसिकल। रेट्रो यानी कि पीछे की साइड, सिकम के जस्ट पीछे। तो ये रेट्रोसिकल या फिर अगर अपन इसको एक क्लॉक मान के चलेंगे तो इस क्लॉक पे 12 o'clock यानी कि 12 o'clock या फिर रेट्रोसिकल जो पोजीशन है ये मोस्ट कॉमन लोकेशन है अपेंडिक्स की, और ये मोर देन 65% पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। इसके बाद में जो सेकंड मोस्ट कॉमन लोकेशन है वो है पेल्विक या फिर 4 o'clock, यानी कि कुछ इस तरह से अगर वो लोकेटेड है। ये मोर देन 30% पॉपुलेशन में होता है, टू बी एक्यूरेट 31.01% पॉपुलेशन में ये वाली पोजीशन होती है। इसके बाद में जो अगली पोजीशन है वो है मिड इग्वाइनल या फिर 6 o'clock। ये 2% पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। इसके बाद में पेरासिकल या फिर 11 o'clock, ये भी 2% पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। इसके बाद में आती है प्री इलियल या फिर 1 o'clock, ये 1% पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। जो प्री इलियल है वो मोस्ट डेंजरस पोजीशन है, बिकॉज अगर यहाँ इस ये जो लोकेशन पे जो अपेंडिक्स है अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया तो इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं ये पेरिटोनियल कैविटी में स्प्रेड होने के। तो जो प्री इलियल है वो 1% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, बट ये बहुत ही डेंजरस है अगर ये वाला है, क्योंकि अगर इसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता है तो मोस्ट चांसेस हैं पेरिटोनियल कैविटी में स्प्रेड होने के इन्फ्लेमेशन के। इसके बाद में अगला केस है पोस्ट इलियल। पोस्ट इलियल 0.4% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, और जो पोस्ट इलियल है ये थोड़ा अपन को ध्यान रखना है क्योंकि ये मोस्ट डिफिकल्ट टू ट्रीट एंड डायग्नोस है। ये डायग्नोस है, तो इसको अपन ट्रीट भी बहुत मुश्किल से कर पाते हैं और इसका डायग्नोसिस भी बहुत मुश्किल है। ये अपन जब आगे डिस्कस करेंगे इसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह के अपेंडिसाइटिस के, तो अपन ये डिस्कस करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों पोस्ट इलियल कंडीशन में डायग्नोसिस बहुत डिफिकल्ट है। इसके बाद जो एक और बचा है वो है प्री इलियल और प्रोमोन्ट्रिक। इसको अपन 3 o'clock भी बोल सकते हैं, ये लेस देन 1% पॉपुलेशन में मिलता है। तो ये अपन ने देख लिया है कि पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स। इसके बाद में अपन चलते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स को जो मेनली जो ब्लड सप्लाई मिलती है वो मिलती है अपेंडिकुलर आर्टरी से। ये अपेंडिकुलर आर्टरी आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये सिकम है, ये इलियम का टर्मिनल पार्ट है, और ये जो पोर्शन है ये अपेंडिक्स है। तो इस अपेंडिक्स को बेसिकली जो ये आर्टरी सप्लाई कर रही है ये अपेंडिकुलर आर्टरी है। और अपेंडिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच होती है? ये इलियोसिकल आर्टरी या फिर इलियोसिकल जो ट्रंक है इसकी एक ब्रांच है। और इलियोसिकल ट्रंक एज यू ऑल नो ये पार्ट है किसका? सुपीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक या आर्टरी का। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है कि अपेंडिकुलर आर्टरी किसकी ब्रांच है? ये इलियोसिकल या फिर इलियोकोलिक आर्टरी की ब्रांच है। इलियोसिकल भी बोल सकते हैं, इलियोकोलिक भी बोल सकते हैं। इसके बाद में ये एक एंड आर्टरी है। एंड आर्टरी का क्या मतलब है कि इसका ना कोई कोलेटरल है ना इसके एनास्टोमोसिस है। तो ये एक एंड आर्टरी है, और अगर इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो सिंस यहाँ पे कोई कोलेटरल या अगर कोई अल्टरनेट रूट नहीं है ब्लड सप्लाई का अपेंडिक्स को, तो अगर मान लो कि अगर इस आर्टरी में कहीं यहाँ ब्लॉक हो गया तो इसका कोई अल्टरनेट ऑप्शन होता है कि वो इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, एनास्टोमोसिस होता है या फिर कोई कोलेटरल होता है तो उसको ब्लड सप्लाई मिल जाती है, जैसा कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में बॉडी में होता है। बट इस केस में ऐसा नहीं है। तो अगर कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो उसका जो आगे वाला पोर्शन है उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, और उसकी वजह से जो अपेंडिक्स का टिप है यानी जो उसका ये वाला पोर्शन है, तो टिप है वो गैंग्रेनस हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि अपेंडिकुलर आर्टरी का ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो गैंग्रीन्स हो जाएंगे अपेंडिक्स के टिप में। इसके बाद में कुछ कंडीशंस में और कुछ पेशेंट्स में क्या होता है कि ना सिर्फ अपेंडिकुलर आर्टरी, वहाँ एक और ब्लड सप्लाई का वे भी होता है, और वो होता है थ्रू असेसरी अपेंडिकुलर आर्टरी। और ये जो असेसरी अपेंडिकुलर आर्टरी है किसकी ब्रांच होगी? सिंस ये जो इलियोसिकल ट्रंक आ रहा है तो ये एक ब्रांच अपने इलियम को देगा, और ये दो ब्रांचेस सिकम को दे रहा है टर्मिनली, जिसमें ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है। तो जो ये पोस्टीरियर जो सिकल आर्टरी है, तो इस पोस्टीरियर सिकल आर्टरी से कुछ ब्रांच अपेंडिक्स को ब्लड सप्लाई देते हैं। ये नॉर्मली नहीं होता, बट होना भी कोई डिजीज नहीं है, ये कुछ केसेस में देखने को मिलता है। तो उस केस में असेसरी अपेंडिकुलर आर्टरी है वो ब्रांच किसकी होगी? पोस्टीरियर सिकल आर्टरी की। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसको असेसरी अपेंडिकुलर आर्टरी का दूसरा नाम भी है, वो इसको बोलते हैं अपन सेसा चलम आर्टरी। तो ये अपन को ये नाम दिमाग में रखना है। सेसा चलम आर्टरी किसको बोलते हैं?
एक्सेसरी एपेंडिकुलर आर्टरी को जो सप्लाई करती है अपेंडिक्स को, और किसकी ब्रांच है, पोस्टीरियर सीकर आर्टरी की। तो ये अपने ब्लड सप्लाई देख ली। इसके बाद में अब आते हैं जो अपना टॉपिक है अपेंडिसाइटिस, यानी कि जो इन्फ्लामेशन है। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ अपेंडिक्स। ये दो टाइप के हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर कैटरल। ऑब्स्ट्रक्टिव है मोस्ट कॉमन है और मोर कॉम्प्लिकेटेड है, मेरे जो कैटरल है वो लेस कॉमन और लेस सीवियर है। तो अपन सबसे पहले चलते हैं इसके, अगर अपेंडिसाइटिस का कोई पेशेंट है तो उसकी जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होंगी वो क्या होंगी। तो उसको अपने समअप किया है मर्फीज ट्रायड में। मर्फीज ट्रायड यानी कि मर्फी के द्वारा दिया गया ट्रायड था, यानी कि ग्रुप ऑफ 3 सिम्पटम्स, 3 फीचर्स। तो इसमें क्या-क्या आता है, पेन, वोमिटिंग और फीवर। लेकिन अपन को जो यहाँ बात दिमाग में रखनी है कि अपेंडिसाइटिस का अगर कोई पेशेंट आएगा, तो अपेंडिसाइटिस के पेशेंट में ये तीनों चीज़ें रैंडमली नहीं है कि कोई पहले होगी, बाद में हो रही है, बाद में हो रही है, तीनों हो गए तो अपेंडिसाइटिस है, नहीं। इसके अंदर सीक्वेंस होना चाहिए। सबसे पहले उस पेशेंट को पेन होना चाहिए, और ये अपन को कब पता लगेगा, जब अपन उसकी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे। तो हिस्ट्री टेकिंग में अपन को अपेंडिसाइटिस को डायग्नोस करने में सबसे पहले इसी चीज़ पे ध्यान देना है, जब अपन हिस्ट्री ले रहे हो, तो सबसे पहले पेशेंट को बोलना, कंप्लेन होनी चाहिए कि उसकी पेन था। उसके बाद में उसको वोमिटिंग स्टार्ट हुए, और वोमिटिंग्स के बाद में उसको हल्का-हल्का फीवर आना लग गया। तो ये सीक्वेंस फॉलो करेगा अपेंडिसाइटिस में। ये सीक्वेंस बहुत ज़रूरी है। ये अल्टर नहीं होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। और जो यहाँ पेन है, इस पेन की एक खास बात है। ये खास बात क्या है कि दिस पेन शिफ्ट्स फ्रॉम अम्बिलिकस टू मैकबर्नी पॉइंट। अब मैकबर्नी पॉइंट क्या है? जैसे मैंने आपके लिए एक ड्रॉ कर रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये अम्बिलिकस है। तो अम्बिलिकस है, और यहाँ कहीं अम्बिलिक्स होना चाहिए। तो ये अम्बिलिकस है, और ये जो राइट इलियक जो ये पोर्शन है, इसके अंदर इस अम्बिलिकस को अगर इस एंड से अपन मेजर करें, तो जो ये डिस्टेंस है इसके 2/3 और 1/3 जो पोर्शन है, उनके बीच में कहीं मैकबर्नी पॉइंट होगा। यानी कि एक लाइन ड्रॉ करें इस एंड से लेके अम्बिलिकस तक। तो जो इसका ये वाला पोर्शन है, जो इस साइड से 1/3 और इस साइड से 2/3 उसकी लेंथ है, तो ये जो पॉइंट है ये मैकबर्नी है, और यहाँ अपेंडिक्स होगा। तो यहाँ जो पेन होगा अपेंडिसाइटिस में, क्या होगा, रेडिएटिंग फ्रॉम अम्बिलिकस टू, यानी सबसे पहले उसको पेन यहाँ फील होने लगेगा। अपेंडिक्स हालांकि यहाँ पे है, लेकिन पेशेंट की कंप्लेन में अपन को ये ध्यान रखना है कि पेन पहले होगा, वोमिटिंग उसके बाद, और फीवर बाद में। और जो पेन होगा वो पहले पेशेंट बोलेगा कि उसको इस अम्बिलिकल एरिया में था, और धीरे-धीरे वो पेन इस साइड रेडिएट हो गया। अब रेडिएट, सॉरी, शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होने का क्या मतलब है? शिफ्ट को अपन रेडिएट नहीं बोल सकते। बेसिकली अपन हर चीज़ को, जैसे चेस्ट पेन होता है तो वो इस साइड से स्टार्ट हो गया, इस साइड तक रेडिएट हो रहा है, या फिर इस साइड से होके आर्म्स में रेडिएट हो रहा है। इसका क्या मतलब होता है? रेडिएट का मतलब होता है कि वो पेन यहाँ भी होगा, पहले यहाँ होगा, और होते-होते यहाँ चला जाएगा। तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे उसको पेन यहाँ भी पेशेंट को फील हो रहा है, और यहाँ भी पेन फील हो रहा है, इस पूरे पाथ पे। तो ये तो था रेडिएट, यानी कि कहीं एक जगह से शुरू हुआ और दूसरी जगह तक पहुँच गया, और दोनों जगह फील हो रहा है। और शिफ्ट का क्या मतलब है? उसको पेन पहले यहाँ फील हुआ, और ये शिफ्ट हो गया। यानी कि फॉर एग्जांपल, पहले रेडिएट होना था, तो रेडिएट का मतलब है कि 10 सेकंड बाद में इस पूरे एरिया में पेन फील होने लग गया। शिफ्ट का क्या मतलब है कि पहले यहाँ हुआ, लेकिन 10 सेकंड बाद में सिर्फ यहाँ हो रहा है, अभी यहाँ नहीं हो रहा। तो ये शिफ्ट है। तो यहाँ जो पेन होता है अपेंडिसाइटिस में, वो शिफ्ट होगा, ना कि रेडिएट। तो ये देख लीजिए, मीन्स स्टार्टेड अम्बिलिकस एंड रीच मैकबर्नी पॉइंट एंड देन पेन इज एब्सेंट एट अम्बिलिकस, यानी कि जब वो यहाँ पहुँच गया तो इस टाइम पे यहाँ नहीं होगा। तो ये शिफ्ट हो गया। इसके बाद में जो अम्बिलिकल पेन है, उसके बारे में अपन एक और लाइन देख लेते हैं कि अगर क्वेश्चन फ्रेम करने के काम आ जाए, तो ये होता है पेन ऑफ विसरल पेरिटोनियम। सिंस अपन को पता है कि जो पेरिटोनियम में 2 लेयर है, विसरल और पेरिटल, तो ये जो अम्बिलिकल पेन है ये विसरल पेरिटोनियम का पेन होगा, और जो मैकबर्नी पॉइंट पे जो पेन फील होगा वो पेन होगा पेरिटल पेरिटोनियम का, और सोमेटिक पेन। अब इसके बाद में आ जाते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में मल्टीपल साइंस होंगे जो अपन चेक करेंगे अपेंडिसाइटिस में। अपेंडिसाइटिस में बेसिकली जो सबसे इंपॉर्टेंट अपन जो एग्जामिनेशन होगा वो फिजिकली होता है। हालांकि अपन इसको आगे जाके अल्ट्रासाउंड वगैरह से इसको कंफर्म करेंगे, बट मेनली अगर अपन ने अच्छे से अगर फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिया, तो फिजिकल एग्जामिनेशन में ये क्लियर हो जाता है कि ये केस अपेंडिसाइटिस का हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे रोजिंग साइन। रोजिंग साइन क्या होता है कि जब लेफ्ट इलियक फोसा पे अगर प्रेस कर रहे हैं अपन, यानी कि अगर पेशेंट आया है तो उसको अगर लेफ्ट इलियक फोसा में प्रेस करने पे राइट इलियक फोसा में पेन फील हो रहा है, तो ये रोजिंग साइन है। मतलब कि उसको यहाँ प्रेस करेंगे अपन, तो उसको पेन कहाँ फील होगा, यहाँ पे। तो ये रोजिंग साइन है। इसके बाद में कोप साउस टेस्ट। अब इसमें क्या होगा, कभी काम आता है जब अपेंडिक्स की पोजीशन जो है रेट्रोसिकल, और रेट्रोसिकल तो आपको पता ही है कि मोस्ट कॉमन लोकेशन है। तो अगर रेट्रोसिकल अगर उसकी लोकेशन है, तो इसका क्या मतलब है कि जो अपेंडिक्स है वो कहाँ होगा, उसके नीचे कौन सी मसल होगी। ऐसे रेट्रोसिकल ऐसे अपेंडिक्स पड़ा है, तो उसके जो नीचे मसल कौन सी होगी, साउस मेजर। तो अगर मान लो कि अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, अपेंडिक्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया, तो ये साउस मसल जो है इसके स्ट्रेच होने पे अपन को पेन फील होगा, क्योंकि अपेंडिक्स स्टिमुलेट हो रहा है, मतलब इससे उसको इरिटेशन हो रही है। तो साउस मेजर को अपन अगर उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो अगर अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है तो उसको पेन फील होना चाहिए।
तो इसमें क्या करेंगे, अगर स्ट्रेच करेंगे साउस मेजर को, और ये कैसे कर सकते हैं साउस मेजर को, जैसे आपने भी एनाटॉमी में पढ़ा होगा, ये हिप जॉइंट का एक्सटेंशन करेंगे। अगर हिप जॉइंट का एक्सटेंशन करेंगे तो साउस मेजर जो मसल है वो स्ट्रेच होगी, और स्ट्रेच होने पे अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को पेन फील होगा। ये कौन सा साइन है, ये कौन सा टेस्ट है, कोप साउस टेस्ट। सिमिलरली एक और कोप ऑब्टूरेटर टेस्ट है। अब ये भी तभी हो सकता है जब अपेंडिक्स की पोजीशन सबसीकल है। तो इस केस में क्या होगा कि जो सबसिकल अपेंडिक्स है वो टच करके किस मसल को कर रहा होगा, ऑब्टूरेटर इंटरनस को। और अगर इस ऑब्टूरेटर इंटरनस को स्टिमुलेट करें, उसको स्ट्रेच करें, तो अपन को सबसिकल अपेंडिसाइटिस फील हो जाएगा, पेशेंट को पेन फील होगा। और ये ऑब्टूरेटर इंटरनस कैसे स्ट्रेच होगी, ये कब होगा, जब अपन मीडियल या फिर इंटरनल यानी कि अंदर की साइड, ये बॉडी की एक्सिस है, तो जब अंदर की साइड, तो मीडियल साइड या इंटरनल साइड रोटेशन होगा थाई का। तो इससे क्या होगा, सबसिकल जो अपेंडिक्स है अगर उसमें इन्फ्लामेशन है तो अपन को राइट इलिक फोसा में पेन फील होगा। इसके बाद में जो अगला टेस्ट है वो है एरोन टेस्ट। ये एरन टेस्ट किस काम आता है, ये मेनली अगर पेशेंट क्रोनिक अपेंडिसाइटिस का है। वैसे तो अपेंडिसाइटिस में क्रोनिक और एक्यूट जैसा कोई केस नहीं होता, बिकॉज जैसे ही अपेंडिसाइटिस होता है तो पेशेंट को इतने सीवियर वो कॉम्प्लिकेशन, उसको इतना ज़्यादा पेन फील होता है कि वो क्रोनिक सिचुएशन में जाने जैसा नहीं होता, वो इमीडिएटली हॉस्पिटल विजिट कर लेता है और अपन इसको डायग्नोज और ट्रीट कर लेते हैं। बट अगर किसी वजह से, किसी नेग्लिजेंस की वजह से या कोई और वजह से अगर क्रोनिक अपेंडिसाइटिस हो जाता है तो ये काम आता है। और इसमें ये टेस्ट में क्या होता है, अगर प्रेस करते हैं अपन राइट इलिक फोसा पे, जहाँ पे अपेंडिक्स होता है, अगर वहीं अगर प्रेस कर रहे हैं तो जो पेशेंट है उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन में, एपिगैस्ट्रिक कौन सा हुआ, जैसे इस फिगर में अपन देख लेते हैं कि अगर यहाँ उसको प्रेस करेंगे तो जो एपिगैस्ट्रिक यानी कि जो ये वाला पोर्शन है सुप्रा अम्बलिकल, तो इस पोर्शन में उसको पेन फील होगा। तो ये किसका इंडिकेशन है, क्रोनिक अपेंडिसाइटिस का। और ये टेस्ट कौन सा है, एरन टेस्ट। इसके बाद में कुछ साइन है जैसे कि ब्लम्बर्ग साइन। ब्लम्बर्ग साइन अपन पेरिटोनाइटिस में ही पढ़ेंगे। और इसमें क्या होता है कि रिबाउंड टेंडरनेस होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि अपन पेशेंट के एब्डोमेन पे प्रेस कर रहे हैं, राइट इलिक फोसा पे प्रेस कर रहे हैं, तो प्रेस करते टाइम तो पेन पेशेंट को होगा ही होगा, लेकिन जब उस प्रेस को अपन छोड़ देंगे तो जब वापस रिबाउंड कंडीशन होगी उस टाइम पे उसको मोर पेन होगा। यानी कि when abdomen is pressed it causes pain, but when the pressure is removed it cause more pain on rebound। तो ये क्या साइन है, ब्लूमबर्ग साइन। ये पेरिटोनाइटिस में भी होगा, लेकिन इसमें और जो अपेंडिसाइटिस के ब्लूमबर्ग साइन में फर्क क्या है कि ब्लूमबर्ग साइन अगर सिर्फ राइट इलियक फोसा में अपन प्रेस करके और छोड़ रहे हैं तो हो रहा है फील पेन, तो वो अपेंडिसाइटिस का इंडिकेशन है। लेकिन अब पूरे एब्डोमेन पे कहीं पे भी अगर अपन प्रेस करके छोड़ रहे हैं और अपन को ये रिबाउंड टेंडनेस मिल रही है, ब्लूमबर्ग साइन मिल रहा है, तो वो किसका इंडिकेशन है, पेरिटोनाइटिस का। सिमिलरली एक और साइन डम्फी साइन है। डम्फी साइन में क्या होता है कि जब पेशेंट को अपन कफिंग करने को बोलेंगे तो उसको पेन फील होगा राइट इलियक फोसा पे। लेकिन अगर पूरे एब्डोमेन में पेन फील हो रहा है तो ये किसका इंडिकेशन है, पेरिटोनाइटिस का। और सिर्फ राइट इलियक फोसा में हो रहा है तो किसका है, अपेंडिसाइटिस का। तो दोनों कंडीशंस, अगर राइट इलियक फोसा में ही पेन हो रहा है तो ये अपेंडिसाइटिस है, लेकिन अगर पूरे एब्डोमेन पे हो रहा है तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रही है, पेरिटोनाइटिस को। यानी कि दोनों साइन कॉमन है, बट इनका जो लोकेशन है वो दोनों में डिफरेंट है। अब एक और है एडलर टेस्ट। ये बेसिकली डायग्नोस करने के लिए काम नहीं आता, लेकिन इसका जो काम है वो डायग्नोसिस में हेल्पफुल है। हेल्पफुल कैसे है कि जो सिमिलर सिचुएशंस हैं, सिमिलर क्लिनिकल सिनारियोज हैं, अपेंडिसाइटिस के सेंस आपको पता है बहुत डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। बहुत ऐसी सिचुएशन होते हैं जो अपेंडिसाइटिस की तरह दिखती हैं बट होता कुछ और है, तो अपन उनको रूल आउट कर सकते हैं इस टेस्ट से। यानी कि इट इज डन टू डायग्नोस अपेंडिसाइटिस, इट इज नॉट डन टू डायग्नोस अपेंडिसाइटिस, बट इट इज डन टू रूल आउट ऑल अदर पॉसिबिलिटीज रिजेंबलिंग अपेंडिसाइटिस। और इस टेस्ट में क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम टेंडरनेस जो है, जो कि मेकबर्नी पॉइंट है अपेंडिसाइटिस में, वो चेंज करता है इसकी पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन पोस्चर इन ऑल कंडीशन एक्सेप्ट अपेंडिसाइटिस। यानी बेसिकली क्या होगा कि अपेंडिसाइटिस के अलावा कोई भी और रीजन की वजह से अगर यहाँ पेन है और पेशेंट ये फॉर एग्जांपल अपराइट पोजीशन में है, या फिर अगर वो ऐसे लाई डाउन कर रहा है यानी स्ट्रेट लाई डाउन कर रहा है, तो उसके इस राइट इलिक फोसा में इस मैकबर्नी पॉइंट पे मैक्सिमम पेन होगा। लेकिन अगर पेशेंट को अपन इस साइड में करवट लेने को बोले, इस साइड में वो अगर टर्न लेके सोए, लेट जाए, तो इसका जो पेन है वो भी उसके डायरेक्शन में रेडिएट हो जाएगा। यानी जितना उसने टर्न लिया उतना ही उसका पेन इस साइड आ जाएगा। तो अगर ये रेडिएट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये अपेंडिसाइटिस नहीं है। और अगर रेडिएट नहीं हो रहा है तो अपन ये डायग्नोस कर लेंगे कि अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, तो ये रूल आउट कर देता है। अगर ये चेंज हो रहा है, ये रेडिएट हो रहा है, तो मतलब कि वहाँ पे अपेंडिसाइटिस के अलावा कुछ और ही रीजन है, अपेंडिसाइटिस नहीं है। इसके बाद में, सिंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो पोस्ट इलियल अपेंडिसाइटिस है, पोस्ट इलियल जो लोकेशन है, अगर वहाँ अपेंडिसाइटिस हो गया तो उसका डायग्नोसिस और उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है।
अब डायग्नोसिस मुश्किल होगा इसलिए ट्रीटमेंट मुश्किल होगा। डायग्नोसिस मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि सिंस अपन ने देखा है अभी कि अपेंडिसाइटिस का जो पेशेंट है उसके क्लिनिकल फीचर्स में पेन होगा, फीवर होगी, वोमिटिंग होगा और जो पेन होगा वो शिफ्ट होगा। वो कहाँ से? अम्बिलिकस से मेकबर्नी पॉइंट तक। लेकिन अगर पोस्ट इलियल अपेंडिसाइटिस है तो पोस्ट इलियल का मतलब ही ये है कि जो अपेंडिक्स है उसकी डायरेक्शन ये है, अम्बिलिकस की तरफ ही है। तो जो ये पेशेंट होगा अगर इसमें यहाँ कहीं इन्फ्लामेशन होता है अपेंडिक्स में, तो जो पेन है वो यहीं होके और यहीं रह जाएगा। अगर अपेंडिक्स यहाँ होता ऐसे, ये होता, तो इस साइड से पेन रेडिएट कर रहा होता अपेंडिक्स की तरफ, लेकिन अपेंडिक्स ही यहाँ पे, तो जो स्टार्ट भी यही होगा और खत्म भी यही हो जाएगा। और इस कंडीशन में एक और चीज क्या होगी कि डायरिया होगा पेशेंट को। तो पेशेंट आएगा क्लिनिक में और आपको कंप्लेन करेगा कि मेरे को पेन है और डायरिया है। पेन कहाँ पे है? अम्बिलिकल एरिया में। और फिर आप पूछेंगे कि क्या ये रेडिएट कर रहा है मेघबनी पॉइंट की तरफ, आप उसकी लोकेशन पे उंगली रख के बताएंगे कि इस साइड रेडिएट कर रहा है तो वो मना कर देगा। तो अगर क्लिनिकल सिनारियो में ये मिल जाए और सिंस आपको पता है कि बहुत ही रेयर केस में ये लोकेशन होती है पोस्ट इलियल अपेंडिक्स की, 0.4% चांसेस ही होते हैं, तो उस केस में इसको डायग्नोस करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो ये कंप्लेन है उसकी अम्बिलिकल एरिया में पेन है और वहीं परसिस्टेंट है, रेडिएट या शिफ्ट नहीं हो रहा, और प्लस उसको डायरिया है, तो अपन किसी और ही चीज को डायग्नोस करने की कोशिश करने लग जाएंगे। अपेंडिसाइटिस अपन अपने फॉर कंसिडरेशन अपन उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे कि शायद इसको अपेंडिसाइटिस तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वहां तो पेन शिफ्ट कर रहा होता है। तो ये चीज होगी, इसकी वजह से ये बहुत मुश्किल है, और सिंस मुश्किल डायग्नोसिस ट्रीटमेंट भी मुश्किल होगा। एक दूसरी कंडीशन है मिजेंट्रिक एडेनाइटिस। ये क्या है? ये मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस है इन चिल्ड्रन। यानी चिल्ड्रन के अगर मिजेंट्रिक एडेनाइटिस उसको है तो ये चिल्ड्रन में अपेंडिसाइटिस के जो सिम्टम्स, जो सिनारियो उनको रिजेंबल करता है। अब मिजेंट्रिक एडेनाइटिस किसकी वजह से हो सकता है? ये यर्सिनिया के वजह से हो सकता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट कुछ लाइंस हैं। तो ये यर्सिनिया की वजह से हो सकता है। और जो इसका जो पेशेंट है, जो चाइल्ड है, वो कंप्लेन किसकी करेगा? राइट इलिक फोसा में पेन की कंप्लेन करेगा, सिमिलर टू अपेंडिसाइटिस। लेकिन जो, और फीवर की कंप्लेन करेगा, लेकिन जो यहाँ फीवर है वो सीवियर होगी, यानी बहुत तेज, बहुत ज्यादा बुखार होगा उसको, बहुत तेज फीवर होगी। तो ये थोड़ा सा अलग है एज कम्पेयर टू अपेंडिसाइटिस। और जो ये है मिजेंट्रिक एडेनाइटिस, ये यूजुअली सपोर्टिव ट्रीटमेंट से, यानी कि कुछ हल्के मेडिकेशन से ये ट्रीट हो जाता है ऑन इट्स ओन। और इसमें क्या होता है कि जो मिजेंट्री है, ये जो मिजेंट्री है, इसके अंदर क्या होता है? लिम्फ नोड्स इनलार्ज होते हैं, इनलार्ज लिम्फ नोड्स, इसी को तो अपने मिजेंट्रिक एडेनाइटिस बोलेंगे। मिजेंट्रिक और एडेनाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, जो कौन सी लोकेशन पे है? मिजेंट्रिक लोकेशन पे। यानी इस मिजेंट्री के अंदर जितने भी लिम्फ नोड्स हैं उनका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और वो इनलार्ज हो जाएंगे। ये कंडीशन क्या है? मिजेंट्रिक एडेनाइटिस। और यहाँ हो रहा है तो उसको पेन कहाँ होगा? राइट इलिक फोसा में ही होगा, लेकिन जो यहाँ फीवर है वो ज्यादा होगा। और ये मोस्ट कॉमन डिफरेंशियल डायग्नोसिस इन चिल्ड्रन है। इसके बाद में अपन आ जाते हैं इन्वेस्टिगेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन अपन ने कर लिया है, उसके बाद में अपन इसको कंफर्म कैसे करेंगे? वो सबसे पहले अपन देखते हैं ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट बेसिकली, वैसे तो अपन को कोई कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है कि ब्लड टेस्ट करने के बाद में अपन को कंफर्म हो जाएगा, फॉर श्योर हो जाएगा कि अपेंडिसाइटिस है, बट ब्लड टेस्ट फिर भी जरूरी है। ब्लड टेस्ट में अपन क्या करेंगे? टीएलसी, ये इसका इंक्रीज होगा, टोटल लिकोसाइट काउंट इंक्रीज होगा। डीएलसी, डिफरेंशियल लिकोसाइट काउंट इंक्रीज होगा या फिर नॉर्मल हो सकता है। और सीआरपी, सी रेक्टिव प्रोटीन इंक्रीज होगा। ये सारी चीजें क्या इंडिकेट करती हैं? ये सारी चीजें इंडिकेट करती है किसी भी इन्फ्लामेशन को, यानी कि अगर बॉडी में कहीं भी कोई भी इन्फ्लामेशन है तो ये सारी चीजें वैसे एलिवेट होंगी। ल्यूकोसाइट काउंट, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट और सी प्रोटीन, क्योंकि इन्फ्लामेटरी ये सेल्स ही तो है। तो अगर इन्फ्लामेशन होगा तो इनका ब्लड में काउंट इंक्रीज होगा ही होगा। तो ये क्या होती है? नोट द डायग्नोस्टिक फॉर स्पेसिफिकली अपेंडिसाइटिस बट इंडिकेट्स इन्फ्लामेशन। यानी कि ये सिर्फ अपेंडिसाइटिस, सिर्फ अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं है, ये किसी भी इन्फ्लामेशन को इंडिकेट कर रही है। बट आर 100% नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यूज। 100% नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू क्या है? कि अगर सीआरपी उस पेशेंट का एलिवेटेड नहीं है, यानी कि सीआरपी एलिवेटेड है, इससे ये तो पता नहीं लगता कि अपेंडिसाइटिस है, लेकिन अगर सीआरपी उसका एलिवेटेड नहीं है या फिर नॉर्मल या डिक्रीज है, तो इससे ये जरूर पता लग जाता है कि बॉडी में कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं है, और कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं है तो अपेंडिसाइटिस भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपेंडिसाइटिस तो है तो एक इन्फ्लामेशन ही। और हर इन्फ्लामेशन में ये तो इंक्रीज होना चाहिए, टीएलसी भी उसका इंक्रीज होना चाहिए। तो अगर सीआरपी इंक्रीज है तो इससे पता लगता है इन्फ्लामेशन है, ये नहीं पता लगता है अपेंडिसाइटिस है। लेकिन अगर एक पेशेंट आता है आपके पास, वो बोलता है मेरे को राइट इलियक फोसा है, जो मेकबर्नी पॉइंट है वहां पे पेन फील हो रहा है, मेरे को वोमिटिंग्स है और मेरे को थोड़ा फीवर भी है, फिर आपने उसका ब्लड टेस्ट किया, आपने देखा कि उसका सीआरपी प्रोटीन, जो सीआरपी सी रिएक्टिव प्रोटीन है, वो तो नॉर्मल है, वो तो एलिवेटेड नहीं है, तो आप वहीं रूल आउट कर देना, ये 100% श्योर है कि उसको अपेंडिसाइटिस नहीं है। चाहे वो आपको सीक्वेंस में बता रहा होगा कि मेरे को पहले पेन हुआ, फिर वोमिटिंग हुई, फिर फीवर हुआ, लेकिन फिर भी आपने रूल आउट कर देना है, क्योंकि ये इंक्रीज मिलना ही चाहिए। तो ये 100% नेगेटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू है। इसके बाद में आते हैं अल्ट्रासाउंड। ये है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर अपेंडिसाइटिस।
अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली तो क्या होगा कि जो राइट इलिक फोसा है उसमें सिर्फ अपेंडिक्स ही एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, उसके रिजेंबल करने वाले और भी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। ट्यूबुलर मतलब कुछ ऐसे, इसमें क्या हो सकता है, फेलोपियन ट्यूब हो सकती है अगर फीमेल है, यूरेटर हो सकता है, इलियम हो सकता है। ये सारी जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं वो भी राइट इलिक फोसा में होती हैं। तो ये बहुत मुश्किल है अपन को बताना कि जो अल्ट्रासाउंड पे अपन को दिख रहा है वो अपेंडिक्स है या फिर इलियम है या फिर यूरेटर है। लेकिन अपन इसको रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं, क्या क्या चीजें अपन देख के और अपन डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड पे जो ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है अपन को वो फेलोपियन ट्यूब है या फिर अपेंडिक्स है। तो इससे अपन देखेंगे सबसे पहले ब्लाइंड एंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से ये यहाँ से ओरिजिनेट हो गया यहीं खत्म हो जाता है, ये किसी ना तो किसी पार्ट में इन्वॉल्व हो रहा है ना किसी दूसरी चीज से कनेक्ट हो रहा है। तो जो उसकी एंडिंग है वो ब्लाइंड होनी चाहिए। इसके बाद में नॉन कंप्रेसिबल, अगर उसको अपन कंप्रेस कर रहे हैं तो वो कंप्रेस नहीं होना चाहिए, प्रेशर लगाने पे कंप्रेस नहीं होना चाहिए। तो जो अपेंडिक्स है वो नॉन कंप्रेसिबल स्ट्रक्चर है, वो नॉन पेरिस्टाल्टिक, यानी अल्ट्रासाउंड पे उसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं दिखनी चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजें अपन को देखने को मिल रही हैं अल्ट्रासाउंड पे, तो अपन देख सकते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे जो अपन को दिख रहा है वो अपेंडिक्स है। और अपेंडिसाइटिस अगर पेशेंट को, तो अल्ट्रासाउंड में क्या अलग होगा, क्या होगा, पहले अपन ने देखना है अपेंडिक्स कौन सा है। फिर अगर उसका अपेंडिसाइटिस है तो अल्ट्रासाउंड पे क्या देखने को मिलेगा, जो अपेंडिक्स की लेंथ है वो मोर देन 6 सेंटीमीटर देखने को मिलेगी, और जो उसकी विड्थ है वो मोर देन 6 मिलीमीटर देखने को मिलेगी। और अपेंडिसाइटिस अल्ट्रासाउंड पे टारगेट साइन भी दिखा सकता है, मतलब कि कुछ ऐसा दिखेगा आपको, ऐसे मल्टीपल लेयर्ड स्ट्रक्चर दिखेंगे डार्क कलर के, तो वो एक टारगेट साइड को इंडिकेट करते हैं। तो जो उसकी लेंथ है वो मोर देन 6 सेंटीमीटर, विड्थ मोर देन 6 मिलीमीटर है, तो ये अपेंडिसाइटिस दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एक साउंड लिया है अपेंडिक्स का, वहाँ आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है ये अपेंडिक्स है। इसके बाद में आप यहाँ इलिक आर्टरी भी देख सकते हैं, ये वेन है। तो जो ये वाला पोर्शन है इसका, जो टिप है इसकी वो डायलेटेड है, और ये पूरी जो लेंथ है वो मोर देन 6 सेंटीमीटर है, जो इसकी थिकनेस है वो मोर देन 6 मिलीमीटर है। तो ये क्या है, अपेंडिसाइटिस। इसके बाद में सीटी स्कैन है। सीटी स्कैन बेसिकली वैसे अपन यूजुअली करते नहीं है, बट फिर भी अगर करें तो सीटी स्कैन पे क्या देखने को मिल सकता है, एरो हेड साइन और सिकल बार साइन। अब ये क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्ट्रास्ट डाई जब अपन इंजेक्ट करेंगे उसके बाउल में, तो जो कॉन्ट्रास्ट डाई है वो जब सीकम से जब अपेंडिक्स की तरफ, यूजुअली तो क्या होना चाहिए कि चली जानी चाहिए उसके एंड तक, उसके टिप तक। यानी कि अगर ये सीकम और यहाँ उससे अपेंडिक्स ये निकला है, तो जो डाई है वो इधर से लेके यहाँ तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ ऑब्स्ट्रक्शन हो रखा है, सिंस मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपेंडिसाइटिस क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन, और अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो अपेंडिसाइटिस होगा, तो उस पेशेंट में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से जो डाई अपन उसके इंजेक्ट करेंगे वो डाई मूव नहीं कर पाएगा ऑल द वे टिल द एंड ऑफ अपेंडिक्स। तो यहाँ कैसे कैसे साइन हो सकते हैं, ये पहला एग्जांपल है कि ये सीकम था, और इस सीकम के अंदर आपने कॉन्ट्रास्ट डाई डाली हुई है, और ये कॉन्ट्रास्ट डाई सिर्फ देखो इतना ही जा रही है, यानी इसके बाद में तो आगे तो ऑब्स्ट्रक्शन है, और ये आगे पूरा अपेंडिक्स है, तो इस अपेंडिक्स में आगे नहीं जा पा रही। तो ये जो इसका शेप बन रहा है ये किसकी तरह बन रहा है, ये देखिए इसकी तरह, ये क्या हुआ, एरो हेड, यानी कि एरो के हेड की साइज बन शेप बन रही है। इसके बाद में सीकल बार साइन, अगर वो कॉन्ट्रास्ट डाई कुछ इस तरह से रुक जाए, यानी कि पहले तो ऐसे रुक रहा था, लेकिन अगर वो यहीं रुक जाए, तो जो ये वाला जो जो साइन है उसको अपन क्या बोलते हैं, सिकल बार साइन। ये इसके आगे अपेंडिक्स है जिसमें डाई नहीं गई है। तो ये सीटी स्कैन पे अपन ने देख लिया अपेंडिसाइटिस। अब इसके बाद में अपन देख लेते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कोर अपन यूज करते हैं अपेंडिसाइटिस के पेशेंट को कंफर्म करने के लिए, वो है एल्वेरेडो स्कोर। अब एल्वेरेडो स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो अपेंडिसाइटिस है उसके डिफरेंशियल्स बहुत ज्यादा है। तो अपन चाहे अल्ट्रासाउंड कर लो चाहे उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर लो, फिर भी अपन इतना जल्दी श्योर नहीं हो सकते बिना एक्सपर्टीज के कि वो पेशेंट अपेंडिसाइटिस का है। तो बिफोर अंडरगोइंग सर्जरी और हम उसको कट करें और अंदर जाके देखें कि बॉडी के अंदर क्या है, उसके अब्डोमेन में जो प्रॉब्लम हो अपेंडिसाइटिस है या कुछ और है, उससे पहले अपन कंफर्म कर लें कि अपेंडिसाइटिस है, तो ज़्यादा बेटर होगा। और वो कैसे कर सकते हैं, एलिवेरेडो स्कोर से। अब इसमें कुछ फीचर्स होंगे और उनके कुछ स्कोर होंगे। सबसे पहले आएगा माइग्रेटरी पेन, उसके लिए स्कोर क्या होगा, 1। अगर पेशेंट कहता है मेरे को माइग्रेटरी पेन है तो अपन स्कोर कर लेंगे 1। उसके बाद में वो बोलता है एनोरेक्सिया, तो उसके लिए भी स्कोर क्या है, 1। फिर नोजिया वोमिटिंग, उसके लिए स्कोर कितना है, 1। टेंडरनेस, टेंडरनेस इन अब्डोमेन या फिर राइट इलिक फोसा, उसके लिए स्कोर क्या है, 2। रिबाउंड टेंडरनेस जो आपने देखा ब्लूमबर्ग साइन, उसके लिए स्कोर क्या है, 1। एलिवेटेड टेम्परेचर, फीवर, फीवर के लिए क्या है, स्कोर 1। ल्यूकोसाइटोसिस जो अपने अभी ब्लड टेस्ट किए थे उसमें जो टीएलसी इंक्रीज था, वो क्या स्कोर होगा, 2। फिर होगा शिफ्ट टू लेफ्ट। अब शिफ्ट टू लेफ्ट क्या है, ये पेन वाला शिफ्ट टू लेफ्ट नहीं है, ये है डब्ल्यूबीसी मैचुरेशन डिक्रीज। बिकॉज अगर वहाँ इन्फ्लामेशन है तो डब्ल्यूबीसी की अमाउंट ज़्यादा जरूरत पड़ रही है वहाँ पे, उस इन्फ्लामेशन से फाइट करने के लिए न्यूट्रोफिल्स वगैरह, ये सारी जो सेल्स हैं, अगर क्रोनिक है तो वहाँ पे लिम्फोसाइट वगैरह, ये सारी जो मैक्रोफेजेस वगैरह हैं, ये सारे जाके उस
इन्फ्लेमेशन से, उस ऑब्स्ट्रक्शन से, उस इंजरी से फाइट कर रहे हैं, तो जो डब्ल्यूबीसी की फॉर्मेशन है उसको जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा, और जल्दी-जल्दी होगा तो इमैच्योर सेल्स आ जाएँगे। तो अगर मान लो आरबीसी में ऐसा होता है कि आरबीसी में जो इमैच्योर आरबीसी अगर ब्लड में ज़्यादा हो रहे हैं तो अपन उसको शिफ्ट टू लेफ्ट बोलते हैं। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी के केस में भी अपन उसको शिफ्ट टू लेफ्ट बोलेंगे। और ये बेसिकली अपन आजकल न्यूट्रोफिल के, यानी कि इस जो शिफ्ट टू लेफ्ट की जगह अगर आजकल अपन सिर्फ न्यूट्रोफिल के अमाउंट चेक कर ले, अगर वो इंक्रीज्ड है तो भी उसको भी अपन 1 से मतलब 1 स्कोर दे देते हैं। तो मतलब पहले ये देखते थे शिफ्ट टू लेफ्ट, लेकिन आजकल अगर अपन न्यूट्रोफिल के अमाउंट देख लें तो भी ये काम चल जाता है। और जब अगर अपन न्यूट्रोफिल के अमाउंट देख के ये स्कोरिंग कर रहे हैं इसकी जगह, तो इसको अपन मॉडिफाइड एल्वेरोडो बोलते हैं। अब ये सारा जो स्कोर है, ये सारे जो पेशेंट्स ने कंप्लेन किए उसके बाद में अपन ने इनको कैलकुलेट किया, और अगर कैलकुलेट करने पे स्कोर मोर देन 7 आ रहा है टोटल, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस पेशेंट को कंफर्म अपेंडिसाइटिस है। लेकिन अगर ये स्कोर 5 से 6 के बीच में आ रहा है तो अपन को सीटी करना पड़ेगा। अब सिंस सीटी थोड़ा महँगा प्रोसीजर है तो अपन पहले एल्वेरोडो स्कोर कर लें तो बेटर रहेगा, बिकॉज़ बिना एल्वेरोडो स्कोर किए सिर्फ़ उसके क्लिनिकल फीचर्स को और उसकी कंप्लेंट्स को सुन के अगर अपन सीटी करते हैं तो ये पेशेंट के लिए थोड़ा महँगा हो जाता है, फ़ीज़िबल नहीं है। तो अगर उसका पहले अपन एल्वेरोडो स्कोर चेक करें, ये मोर देन 7 हो जाएगा तो सीटी की लोड ही नहीं है, सीटी की नीड नहीं है, वहाँ पे उसको पहले से ही अपन कन्फर्म कर लेते हैं अपेंडिसाइटिस है। लेकिन अगर स्कोर 5 से 6 के बीच है तो उसको कंफर्म करेंगे सीटी से, और अगर स्कोर लेस देन 4 है तो अपेंडिसाइटिस उस पेशेंट को बिल्कुल नहीं है, हम किसी और डायग्नोसिस की तरफ जाएँगे। वो जो कंप्लेंट्स है वो किसी और चीज़ से रिलेटेड है, ना कि अपेंडिसाइटिस से। अब आ जाता है कि जब आपने कंफर्म कर लिया और जब सारे टेस्ट वगैरह कर लिए तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या आता है, अगर पेशेंट अपन ने देखा है कि वो अपेंडिसाइटिस का है, तो जो उसका जो ट्रीटमेंट है वो अपेंडेक्टोमी है। अपेंडेक्टोमी रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, ये उसका डेफिनिटिव ट्रीटमेंट है। लेकिन अगर फिर भी कुछ एथिकल इश्यूज़ की वजह से, कुछ मोरल इश्यूज़ की वजह से, या कुछ ऐसा सोशल इश्यू होते हैं, या फिर पेशेंट की खुद की मर्ज़ी नहीं है कि वो रिमूव करे अपने बॉडी पार्ट को, बिकॉज़ कुछ लोगों का मानना है कि अगर ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले ने दिया है, तो चाहे फंक्शन ना करे, उसका कोई काम ना हो, फिर भी हमने रखना ही है। उसमें चाहे बीमारियाँ हो रही हों, उसकी वजह से हमें तकलीफ हो रही हो, हमें रखना ही है। तो अगर ऐसे कुछ पेशेंट हैं या फिर उनको सोशल वो कोई एथिकल इश्यू है, तो उस केसेज़ में अपन उनको एंटीबैक्टीरियल्स पे कुछ ट्राई करेंगे रखने की, और मतलब उसको मॉनिटर करेंगे कि वो ज़्यादा जैसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जैसे पेरिटोनिटिस वगैरह ना हो जाए, परफोरेशन ना हो जाए अपेंडिक्स में, इन्फ्लेमेशन पूरे एब्डोमेन में फैल ना जाए। तो ये अपन कॉन्स्टेंटली ये मॉनिटर करेंगे, फ़ॉलो अप करेंगे और उसको एंटीबैक्टीरियल्स दे सकते हैं। मेबी उससे उसका काम हो जाए, बट जो डेफिनिटिव ट्रीटमेंट है, जो रिकमेंडेड है, वो अपेंडेक्टोमी है। अगर अपेंडिसाइटिस ना होके अपेंडिकुलर लंप है, डायग्नोस किया और वहाँ पे अपेंडिकुलर लंप मिला। अब लंप का क्या मतलब है कि अगर एक इन्फ्लेमेशन हो गया, तो इन्फ्लेमेशन के लंप कब आएगा अपेंडिक्स में? ये आएगा आफ्टर 48 आवर ऑफ इन्फेक्शन, यानी बंदे को इन्फेक्शन हो गया अपेंडिक्स में, तो उसके 48 आवर के बाद में लंप फॉर्मेशन हो जाएगा। लंप में क्या होता है कि ओमेंटम आता है, और ओमेंटम जाके और अपेंडिक्स के चारों तरफ ऐसे रैप हो जाएगा। तो ये रैप होने का क्या फ़ायदा होगा और ओमेंटम क्यों करता है? अब ओमेंटम को इसी वजह से अपन क्या बोलते हैं, पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के अंदर ओमेंटम है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कोई तकलीफ है, ओमेंटम वहाँ चला जाता है, उस प्रॉब्लम से डील करने के लिए। तो ये है पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन। तो ओमेंटम वहाँ जाएगा और इसको जाने में कितना टाइम लग जाएगा? मोर देन 48 आवर। यानी कि अगर इन्फेक्शन है और उसमें अगर अपन अपेंडिकुलर लंप अपर को नहीं देखने को मिल रहा है, तो फॉर श्योर क्या है कि वो 48 आवर से पहले का ही इन्फेक्शन है। और लंप का काम क्या है? ये वहाँ पे रैप हो जाएगा उस अपेंडिक्स के चारों तरफ, और उसको प्रिवेंट करेगा कि ये इन्फेक्शन अपेंडिक्स के बाहर स्प्रेड ना हो जाए, बाहर एब्डोमेन में स्प्रेड ना हो जाए, पेरिटोनियम में ना चला जाए, पेरिटोनिटिस ना हो जाए। तो इसका काम क्या है? स्प्रेड को रोकना। और अगर अपेंडिकुलर लंप है पेशेंट में, तो मतलब अब वो उसको रोक के रख लेगा, वो उसको स्प्रेड नहीं होने देगा। तो अपन को इमीडिएट अपेंडिक्टोमी की कोई लोड नहीं है, और वहाँ पे जो अपन का बेस्ट जो अपन ट्रीटमेंट जो देते हैं वो क्या होता है? कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड नो अपेंडिक्टोमी। और जो यहाँ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है उसको अपन स्पेसिफिकली बोलते हैं ओशनर शेरिंग रिजीम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर पेशेंट अपेंडिकुलर लंप का है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ओशनर शेरिंग रिजीम से। एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, ना कि रिमूवल। और इससे क्या होगा? वो पेशेंट 3-4 दिन में हील हो जाएगा, और उसको अपन फिर डिस्चार्ज कर देंगे, और उसको बुलाएँगे वापस कब? आफ्टर 6 वीक, और फिर परफॉर्म करेंगे अपेंडेक्टोमी। सिंस वहाँ पे स्प्रेड नहीं हो रहा था तो इमीडिएट ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, तो अपन पहले कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट एंटीबैक्टीरियल वगैरह देके फिर उसको पूरी तरह से ट्रीट करेंगे। ट्रीट होने के बाद में अपन अपेंडेक्टोमी करेंगे, सो दैट उसको रिकरेंस ना हो जाए, कोई अगला उसको इन्फेक्शन ना हो जाए। तो उस चांस को रूल आउट करने के लिए अपेंडेक्टोमी करेंगे। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट और जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो ये भी है एक, कि फॉर एग्जांपल एक अपेंडिसाइटिस का पेशेंट आपके पास आता है, उसकी सारी क्लिनिकल फीचर्स आपको और उसकी कंप्लेन, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन से आपको ऐसा लग रहा है कि उसको अपेंडिसाइटिस ही है। और अगर आपने
फॉर एग्जांपल एल्वेरोडो स्कोर वगैरह आपने करना ज़रूरी नहीं समझा, आपने अपने एक्सपर्टीज़ के बिहाफ़ पे ये सोच लिया कि जो इसकी कंप्लेंट्स हैं और जो इसके साइन्स वगैरह हैं, मुझे लगता है ये अपेंडिसाइटिस का ही है और आपने उस पेशेंट का एब्डोमेन कट ओपन कर लिया, ताकि अपेंडिक्स की सर्जरी आप परफ़ॉर्म कर दो, अपेंडेक्टोमी कर दो। लेकिन अगर आपने खोला, खोलने के बाद में आपको दिख रहा है कि अपेंडिक्स तो नॉर्मल पड़ा है, ना तो उसका इन्फ्लेमेशन है, ना उसमें कोई प्रॉब्लम है। पेशेंट को जो प्रॉब्लम्स थी, जो फीचर्स थे, क्लिनिकल फीचर्स थे, वो तो किसी और ही वजह से हैं। तो इस केस में क्या करेंगे आप? सिंस आपने उसको ऑलरेडी कट ओपन कर दिया, तो अब उसको ये स्कार भी रहेगा ज़िंदगी भर। क्योंकि अगर आपने उसको ये ओब्लिक इंसिजन दिया है, उसको कट किया है, तो जो उसका हीलिंग स्कार है वो लाइफ लॉन्ग रहेगा उसके साथ। तो अब इस केस में अपन को सबसे पहले क्या करना चाहिए, उस पेशेंट के अपेंडिक्स को रिमूव कर देना चाहिए। यहाँ पे अपन को ये नहीं सोचना है कि अगर उसका सही है तो उसको बंद कर देते हैं और अपन कोई और चीज़ें करते हैं, और चीज़ें और उसका और ट्रीटमेंट अपन करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर खोल ही लिया है तो उसके अपेंडिक्स को रिमूव कर दो, क्योंकि अपेंडिक्स का कोई बेसिकली काम नहीं है बॉडी में। ये वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह है और इसका रिस्क है, और ये बहुत ही कॉमन होता है अपेंडिसाइटिस। यानी कि आपने भी बहुत केस सुने होंगे अपने आस-पास जिनमें अपेंडिसाइटिस हो, तो इसको रिमूव करना ही सही है, बिकॉज़ मोस्ट प्रोबेबली उसको लाइफ में कभी ना कभी अपेंडिक्स का इन्फ्लेमेशन होगा ही, और उस टाइम पे फिर उसको अपेंडिक्टोमी करनी पड़ेगी। तो उससे बेटर है अगर आपने खोल ही लिया अभी तो उसको कर दीजिए। इसका दूसरा जो इफ़ेक्ट है वो ये भी क्या होता है कि अगर आपने खोला और आपने रिमूव नहीं किया, अब उसको स्कारिंग तो हो गई, 5 से फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल बाद में उसको फिर से वही कंप्लेंट्स होती हैं और वो किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है और आपको अपनी कंप्लेंट्स बताता है। तो फॉर श्योर उस टाइम पे उसको अपेंडिसाइटिस ही होगा, लेकिन डॉक्टर उसका जब एब्डोमेन देखता है तो उसमें तो ऑलरेडी अपेंडिक्स का जो पोर्शन है, जो मेगबनी पॉइंट है, वहाँ पे जो इंसिजन के स्कार ऑलरेडी दिख रहे हैं। तो वो डॉक्टर क्या मानेगा कि इसकी तो ऑलरेडी सर्जरी हुई होगी और इसका तो अपेंडिक्स ऑलरेडी निकला हुआ होगा, तो अपेंडिसाइटिस तो हो ही नहीं सकता। तो वो अपेंडिसाइटिस वाले पेशेंट को भी किसी और तरीके से डील करने लग जाएगा और उसको ट्रीट करने में तकलीफ होगी। तो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन क्या है, अगर खोल लिया है तो चाहे अपेंडिसाइटिस हो ना हो, अपेंडिक्स को रिमूव कर दो। इसके बाद में अगर लंप की जगह अपेंडिकुलर अब्सिस हुआ, तो अब्सिस के केस में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ड्रेनेज या फिर परक्यूटेनियस ड्रेनेज, और ये अल्ट्रासाउंड के या सीटी के गाइड में करेंगे। यानी अल्ट्रासाउंड और सीटी के गाइडेड परक्यूटेनियस या फिर एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ड्रेनेज करेंगे अपेंडिकुलर अब्सिस का। इसके बाद में अगर परफोरेटेड अपेंडिक्स है, अब परफोरेटेड अपेंडिक्स का क्या मतलब हो गया कि ये 48 आवर ऑफ इन्फेक्शन से पहले वाला ही हो गया होगा। सिंस अभी मैंने आपको बताया कि इन्फेक्शन हो गया, उसके 48 आवर बाद तो पुलिस आ जाएगी वहाँ पे। यहाँ भी पुलिस लेट है हमेशा की तरह। 48 आवर उसको आने में लग जाते हैं मोमेंटम को, आके और रेप अराउंड होने में अपेंडिक्स के। वो मतलब कि काइंड ऑफ एक प्रोटेक्टिव कवर बना देता है उसके आसपास, ताकि जो इन्फेक्शन है वो बाहर ना फैले। लेकिन उसको आने में 48 आवर लग जाएंगे। लेकिन अगर 48 आवर से पहले अगर अपेंडिक्स का रप्चर हो गया, उसकी मेम्ब्रेन में परफोरेशन हो गया, उसकी वॉल परफोरेट हो गई, तो क्या होगा, ये क्या कर देगा, ये पेरिटोनिटिस कर देगा, डिफ्यूज पेरिटोनिटिस, यानी कि पूरी की पूरी पेरिटोनियम में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और ये मोर कॉमन किसमें है, चिल्ड्रन में। अब चिल्ड्रन में मोर कॉमन क्यों है कि जो वहाँ की पुलिस है वो क्या होगी, शॉर्ट है। कानून के हाथ वहाँ पे क्या है, छोटे हैं, क्योंकि अभी वो डेवलप नहीं हुआ है, बड़ा हो रहा है अभी। तो अगर वो शॉर्ट है तो ये चिल्ड्रन में परफोरेटेड अपेंडिक्स का रीजन हो सकता है। और ओल्ड एज में, अब ओल्ड एज में क्या होगा, कानून के हाथ कमजोर हो गए हैं, उसकी जो इम्यूनिटी है वो कमजोर हो गई है। तो इसकी वजह से जो पेशेंट चिल्ड्रन हो या फिर ओल्ड एज हो, तो उसमें परफोरेटेड अपेंडिक्स के चांसेस ज्यादा है। और यहाँ वाले केस में क्या होगा कि यूजुअली क्या होता है, किसी भी ट्यूब की, किसी भी डक्ट की, बड़ा बॉडी में अगर मान लो किसी ट्यूब की अगर परफोरेशन हो रही है, तो वहां से एयर लीक आउट कर जाती है और वो एयर जाके डायफ्राम के जो होल्स हैं उनके अंदर पास करते हुए और लंग्स के और डायफ्राम के बीच में जाके डिपॉजिट होने लग जाती है। यानी कि एयर बिलो डायफ्राम दिखती है। लेकिन अपेंडिक्स के रप्चर के परफोरेशन के जो केस है उसमें ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अपेंडिक्स के अंदर एयर होती ही नहीं है, और अगर होगी तो भी बहुत माइन्यूट होगी, जो अपन को नॉर्मल चेस्ट एक्सरे पे देखने को नहीं मिलेगी। ओनली सीटी में थोड़ी बहुत दिख सकती है, वरना कोई एयर नहीं दिखाई देगी। तो ये परफोरेटेड अपेंडिक्स का अगर चेस्ट एक्सरे देख के अगर अपन देखने लगे कि चेस्ट एक्सरे पे डायफ्राम के नीचे कोई एयर मतलब इकट्ठा हो ही नहीं रखी, वहां एक्यूमुलेट हो ही नहीं रखी, इसका मतलब किसी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसमें कोई परफोरेशन या रप्चर हुआ ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ रप्चर हो गया तो भी वहां कोई एयर नहीं होगी, क्योंकि अपेंडिक्स में एयर होती नहीं है। अब ये सारी चीजें करने के बाद में अपन आते हैं अपेंडिक्टोमी, यानी कि जो अपेंडिक्स की सर्जरी है। इसमें सबसे पहले मेथड्स अपन 3 मेथड देखेंगे किसके, इंसिजन के। यानी कि अपेंडिक्स को रिमूव करने से पहले जो उसके इंसिजन लेना, अपन ने जो कट मारना है, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्लिक इंसिजन आएगा एट द साइट ऑफ मेकबनी पॉइंट। मेकबनी पॉइंट पे ऑब्लिक, ऑब्लिक यानी ऐसा, इसको अपन क्या बोलते हैं, ग्रिड आयरन इंसिजन या फिर मैकार्थर इंसिजन। देखिए यहाँ ये अम्बिलिकस है, ये ब्लू वाला मैकार्थर पॉइंट है। यहाँ पे जो ग्रीन वाला इंडिकेट कर रहा है, किसको कर रहा है, ये अपन पिंक वाला डिस्कस करेंगे। तो ग्रीन वाला है वो क्या है, मैकार्थर या फिर ग्रिड आयरन इंसिजन। और ये क्या होता है, एक मसल स्प्लिटिंग इंसिजन होता है। मसल स्प्लिटिंग का क्या मतलब है कि इसका काम सिर्फ ये है कि स्किन को, जो सबक्यूटेनियस लेयर्स है उनको रिमूव कर देगा, लेकिन जो अंदर मसल्स है,
फॉर एग्जांपल अगर इंटरनल ओब्लिक है, एक्सटर्नल ओब्लिक है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, जो एब्डोमेन की मसल्स हैं उनमें किसी मसल को काटेगा नहीं, यानी कि स्प्लिट करेंगे बस, यानी कि अपन विथ हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स उनको स्प्लिट करेंगे, यानी जगह बना के और अपेंडिक्स को अप्रोच करेंगे, ना कि उनको कट करके। और इसकी लिमिटेशन इसकी वजह से क्या होती है, क्योंकि अपन सिंस मसल को किसी को भी काट नहीं रहे, तो अब मसल को काटेंगे नहीं और उनमें अगर अपन जगह बना के और अपेंडिक्स को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तो अगर मान लो किसी पेशेंट में अपेंडिसाइटिस का कोई सीवियर या कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट और उसकी सर्जरी है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो इसकी लिमिटेशन क्या है, सिंस देयर इज नो मसल कटिंग, देयरफॉर लिमिटेड एक्सेस एंड नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म सर्जरी इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस। अब ऐसा केस होगा जिसमें कि एक्सेस अपन को सही से मिल नहीं पा रहा है, अपन ने स्प्लिट करके अपेंडिक्स को देखने की कोशिश की बट अपन देख नहीं पा रहे हैं, तो अपन उस इंसिजन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे। एक तो एक्सटेंड करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, मसल कटिंग। इसको क्या बोलते हैं, रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन। ये एक मसल कटिंग इंसिजन है, यानी कि इस वाले जो ओब्लिक जो मेकार्थर इंसिजन था उसको लेटरल डायरेक्शन में, ना कि मीडियल, लेटरल डायरेक्शन थोड़ा एक्सटेंड कर देंगे, प्लस जो मसल्स नीचे थी, ये फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल ओब्लिक है, ये एक्सटर्नल ओब्लिक हो गई, ये इंटरनल ओब्लिक हो गई, और ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस हो गई। तो पहले तो अपन उनके बीच में थोड़ी जगह बना के और अपेंडिक्स को देख रहे थे, बट अगर वो ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अपन सबसे पहले तो इस इंसिजन को थोड़ा लंबा कर देंगे, प्लस फिर वहां पे जो मसल्स हैं उनको कट करेंगे। अब कट में भी ध्यान रखनी है कि तीनों मसल्स ही काट देंगे अपन। बोलने को ऐसा होता है बट तीनों मसल काटने की लोड नहीं होती, जो पहले अपन ने कट लिया उसकी जो ओब्लिक डायरेक्शन है उसकी वजह से जो एक्सटर्नल ओब्लिक है उसके डायरेक्शन में तो वो हो गया, तो एक्सटर्नल ओब्लिक को काटने के लिए तो अपन को ऐसे कट लगाना चाहिए था, तो एक्सटर्नल ओब्लिक्स को काटने की जरूरत ही नहीं है, और एक्सटर्नल ओब्लिक तो अपन ऐसे स्प्लिट करके भी काम चला लेंगे। लेकिन जो नीचे वाले दो मसल्स हैं, इंटरनल ओब्लिक और जो ट्रांसवर्स है, उनको काटना पड़ेगा। तो बोलने को ऐसा होता है कि रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन है वो मसल कटिंग है, यानी कि तीनों के तीनों जो मस्कुलर लेयर्स हैं उनको काट देंगे, लेकिन बेसिकली दो ही काटते हैं, और इसको एक्सटेंड करेंगे लेटरली। और जब एक्सटेंड कर रहे हैं लेटरली, तो अपन को एक ध्यान रखना है एक चीज का, ये एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो क्या है, इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व, यानी कि यहाँ पे इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व होती है। तो जब अपन ये कट एक्सटेंड कर रहे हैं ना इस डायरेक्शन में, तो अपन को इस नर्व का ध्यान रखना है कि ये नर्व कट ना हो जाए। तो जब रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन दे रहे हैं, तो कौन सी नर्व कट होने के चांसेस हैं, इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व। और ये इलियो हाइपोगेस्ट्रिक नर्व कहाँ होती है, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के बीच में। तो इस इंसिजन में अपन को इसको प्रिवेंट करना है, प्रिजर्व करना है। इसके बाद में एक एमसीक्यू में ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मैकार्थर और रदरफोर्ड मॉरिसन इंसिजन इन दोनों को अगर अपन कंबाइन कर दें, फॉर एग्जांपल जो अभी अपन ने देखा ये वाला, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मैकबर्नी इंसिजन। मैकबर्नी पॉइंट पे अपन ने ये मैकार्थर दिया था, इसको एक्सटेंड कर दिया लेटरली, ये रदरफोर्ड हो गया, ये जो पूरा मिला के हो गया ये मैकबर्नी इंसिजन हो गया। इसके बाद जो थर्ड इंसिजन आता है वो लेंस इंसिजन। अब लेंस इंसिजन का क्या काम है, ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब पेशेंट को कॉस्मेटिकली प्रॉब्लम्स आ रही है, मतलब उसको वो स्कार और उसका जो ये जो अब हील होने के बाद जो स्कारिंग है ये उसको मिनिमल रखनी है, उसको वो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लग रहा, तो उस केस में अपन उसको लेंस इंसिजन देंगे। ये ट्रांसवर्स इंसिजन है, कहाँ होगा, 2 सेंटीमीटर बिलो अम्बिलिकस एट मिड क्लेविकुलर लाइन, यानी अम्बिलिकस से 2 सेंटीमीटर नीचे मिड क्लेविकुलर लाइन के यहाँ कहीं। तो यहाँ अपन ट्रांसवर्स इसको इंसिजन देंगे, और ये कॉस्मेटिकली बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू रदरफोर्ड और मैकार्थर। और ये भी क्या है, मसल स्प्लिटिंग है, यहाँ भी अपन किसी मसल को काटेंगे नहीं, ओनली उनको स्प्लिट करके और अपेंडिक्स को अप्रोच करेंगे। अब इंसिजन देने के बाद में जो अगला प्रोसीजर है वो है अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी मतलब रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स, और इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, इंसिजन देने के बाद में सबसे पहले अपन करेंगे लाइगेट किसको, अपेंडिकुलर आर्टरी को, सो दैट वहाँ पे ब्लीडिंग ना हो। और ब्लीडिंग वाले केस से अपन ने थोड़ी देर पहले जब स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो आपको पता है कि जो अपेंडिकुलर आर्टरी है वो सप्लाई करती है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि असेसरी अपेंडिकुलर आर्टरी या फिर सेसाचलम भी सप्लाई कर रही होती है। तो अगर पेशेंट आता है आपके पास और आपने अपेंडिक्टोमी परफॉर्म करने के लिए उसको फॉर एग्जांपल लेंस इंसिजन दे दिया और आपने स्टार्ट करते ही आपने लाइगेट कर दिया अपेंडिकुलर आर्टरी को, और फिर आप काटने लग गए अपेंडिक्स को, या फिर उसको उसकी अपेंडिक्टोमी करने लग गए, तो वहाँ ब्लीडिंग फिर भी नहीं रुक रही। अब आप सोचेंगे कि मैंने तो अपेंडिकुलर आर्टरी को तो लाइगेट कर दिया था, अब अपेंडिक्स को तो कोई और आर्टरी सप्लाई नहीं करती और उसको लाइगेट कर रखा है, तो ये ब्लड आ कहाँ से रहा है, तो ये ब्लड कहाँ से आ सकता है, सेसाचलम से। तो उस कंडीशन में ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अगर एक पेशेंट आया उसकी अपने अपेंडिकुलर आर्टरी लाइगेट कर दी, फिर भी अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, तो कहाँ लाइगेशन करना चाहिए। तो अपन पीछे चलते हैं वापस, तो कहाँ लाइगेशन करना चाहिए। अगर आपके पास ऑप्शन आता है कि पोस्टीरियर सिकल आर्टरी, पोस्टीरियर सिकल आर्टरी, या फिर आपके पास ऑप्शन आता है कि इलियोकोलिक आर्टरी, तो आपने सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है किसको, पोस्टीरियर सिकल आर्टरी को। अगर अपन इसी को लाइगेट कर देंगे तो इसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा। पूरे को क्यों करना, क्योंकि अगर इसको करेंगे तो फिर इससे इलियम भी और सिकम भी उनकी ब्लड सप्लाई भी इंटरप्ट हो रही है। तो पहली जो प्रायोरिटी है, अगर ऑप्शन आता है पोस्टीरियर
सिकल आर्टरी, तो अपन उसको लाइगेट करेंगे। अगर पोस्टीरियर सिकल आर्टरी का ऑप्शन नहीं है तो इलियोकोलिक आर्टरी या इलियोकोलिक ट्रंक का लाइगेशन करना पड़ेगा उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए वाइल अपेंडेक्टोमी। अब उसके बाद में जब अपेंडिकुलर आर्टरी लाइगेट करती है उसके बाद अपन लाइगेट करेंगे बेस ऑफ अपेंडिक्स। बेस ऑफ अपेंडिक्स लाइगेट करने के बाद में हम रिमूव कर देंगे अपेंडिक्स को अलोंग विद द आर्टरी। और जो रिमेनिंग जो स्टंप है, यानी कि जो बचा हुआ थोड़ा सा अपेंडिक्स का जो छोटा सा पोर्शन अपन छोड़ेंगे, उसकी लेंथ लेस देन 5 मिलीमीटर होनी चाहिए और आइडियली कितनी होनी चाहिए 3 मिलीमीटर, यानी कि मोर देन 5 मिलीमीटर नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसा हुआ तो वहाँ दोबारा रिकरेंट वहाँ वापस से इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस हैं। तो ये लेस देन 5 मिलीमीटर होना चाहिए, आइडियली 3 मिलीमीटर है। तो ये लेप्रोस्कोपी का आप अपेंडिक्टोमी देख सकते हैं, जहाँ पे सबसे पहले इधर से लाइगेट किया होगा अपेंडिकुलर आर्टरी को, उसके बाद में लाइगेट किया बेस ऑफ अपेंडिक्स को, उसके बाद में इसको ये जो लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट है उसके थ्रू यूज करके और इसको अलग कर देंगे पूरे के पूरे, यानी इसके साथ आर्टरी भी आ गई और अपेंडिक्स भी आ गया। ये स्टंप रहा। स्टंप का क्या मतलब है, जो सर्जिकली रिमूव जो पोर्शन है उसका कुछ लगा अपन एरिया छोड़ देते हैं फॉर सूचरिंग वगैरह, ये अगर इजी हो जाए तो ये स्टंप है। अब कुछ वन लाइनर्स देख लेते हैं अपन अपेंडिसाइटिस से रिलेटेड। वो है, अगर इंग्वाइनल हर्निया हो गया कंटेनिंग अपेंडिक्स, हर्निया है और उसके हर्निया में अपेंडिक्स है, तो उसको क्या अपन बोलते हैं, अमियान हर्निया। मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ अपेंडिक्स क्या है, कार्सिनोइड। इसके बाद मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी ऑफ अपेंडिक्स क्या है, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा है अपेंडिक्स का, तो कार्सिनोइड है। और अगर इंग्वाइनल हर्निया हो रही है जिसमें अपेंडिक्स है तो क्या होगा, अमियान हर्निया। मोस्ट कॉमन मेलिग्नेंसी क्या हो सकती है, म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा। और अगर ये म्यूसिनस एडिनोकार्सिनोमा रप्चर हो जाए तो क्या कर देगा, शूडो मैक्सोमा पेरिटोनाई। That's all for appendicitis. Hope this video was helpful. Thank you so much.